हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज का सेशन होने वाला है आयुष के कोर्सेज़ के ऊपर और आयुष की काउंसलिंग के ऊपर। जैसा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी नीट के एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके एग्ज़ामिनेशन के बाद जब आपका स्कोर कार्ड आपके पास आ जाएगा तो नीट के अंदर जितने भी कोर्सेज़ होते हैं उन सब की काउंसलिंग एक्टिविटीज़ होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट ईगर रहते हैं कि एलोपैथ की तरफ जाए यानी कि एमबीबीएस की तरफ जाए। बट जो हमारा नीट का एग्ज़ाम है ये हमारा एमबीबीएस, बीडीएस और साथ में आयुष के जो कोर्सेज़ हैं, आयुष की जो पैथीज़ हैं इसको बोलना चाहिए एग्जैक्टली, जैसे कि हमारा आयुर्वेदा है, होम्योपैथी और यूनानी साइंस है, बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस, ये भी कोर्सेज़ कराता है। तो इसकी भी काउंसलिंग होती है और इस साल से 2021 में इसमें नर्सिंग भी जोड़ दी गई है। तो इस सेशन में ऐसे सारे स्टूडेंट जो आयुष के कोर्सेज़ में एडमिशन लेने वाले हैं, बीएमएस में, बीएचएमएस में, बीयूएमएस में, आप लोग के लिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में हम जनरल से डिटेल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा स्कोप के ऊपर देखेंगे, बिकॉज काफ़ी पेरेंट्स और काफ़ी स्टूडेंट्स थोड़े से कन्फ्यूजन के स्टेट में रहते हैं जब उनको इन सारे कोर्सेज़ में एडमिशन लेना होता है। बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे उनके पास क्वेश्चन रहते हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाता है, जिससे कि अल्टीमेटली वो आगे तो बढ़ते हैं बट पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं बढ़ पाते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि काउंसलिंग कैसे करानी है, क्या काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है और कहाँ कहाँ पे काउंसलिंग करानी रहती है, और साथ में ये भी जानेंगे क्या कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आती है और क्या कोर्सेज, क्या कट ऑफ की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये सब चीज़ों की डिस्कशन इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सेशन की फ्रेंड। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं आयुष, तो आयुष का मतलब जैसे कि हिंदी में अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, जो पुरानी भाषा थी हमारे भारत की, तो उस समय से बोलते थे लाइफ साइंस। अगर इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका होता है लाइफ साइंस यानी कि जीवन का विज्ञान। तो जैसे कि हम देखते हैं कि आप अलग अलग पैथीज़ हैं, जैसे कि एलोपैथी है जिसके थ्रू हम एमबीबीएस करते हैं, तो अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग पैथीज़ हैं। जैसे कि आयुर्वेदा है तो ये भी एक पैथी है, होम्योपैथिक है ये भी एक पैथी है, यूनानी भी एक पैथी है। तो ये सारी पैथी से के कोर्सेज करने के बाद आप एक कंप्लीट डॉक्टर कहलाते हैं, आपको प्रॉपर पूरा फेम मिलता है डॉक्टर का। बट अल्टीमेटली क्या होता है कि जिस भी चीज़ में हम जा रहे हैं, इफ़ आई एम गोइंग थ्रू द एमबीबीएस, या अगर हम आयुर्वेदिक से जा रहे हैं या होम्योपैथिक से जा रहे हैं, तो उस फील्ड में हमको अपने आप को मास्टर करना पड़ता है। जस्ट हमारे पास नॉलेज नहीं होनी चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि हम अच्छी तरह से चीज़ों को समझ सकें और अपने पेशेंट को क्योर कर सकें। सो अगर माइंड में कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आयुर्वेद अच्छा नहीं है और एमबीबीएस ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादातर बच्चे में जनरली 90% स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर एमबीबीएस से अच्छा आयुर्वेदा कैसे हो सकता है, हम आयुर्वेदा में एडमिशन लें कि ना लें। तो पहले चीज़ ये बनती है कि उनके माइंड में ये सवाल कहाँ से आया कि हमको आयुर्वेदा ख़राब है। बट ऑब्वियस सी बात है कि बहुत से हम लोग रहते हैं, कम्युनिटी पे रहते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, तो लोग ज़्यादातर एमबीबीएस की तरफ भागना चाहते हैं। एमबीबीएस में एडमिशन लेना आसान है, अगर आप उतनी मेहनत करते हो, उतना स्कोर लेके आते हो गवर्नमेंट का 600 प्लस का, तो आप एमबीबीएस कर सकते हो। या अगर आप उतनी मेहनत नहीं करते हो तो आपकी जगह आपके पेरेंट्स को मेहनत करनी पड़ेगी, उनको एक हाई फीसेस देनी पड़ेगी 60, 70, 80 लाख रुपीज़ की। तो हमको पता है हमारे भारत में हर आदमी सक्षम नहीं है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। तो ऐसे में जो आयुर्वेदिक के कोर्सेज हैं, बीएमएस हैं, बीएचएमएस है, काफ़ी अच्छा विकल्प रखते हैं। और आप खुद भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, गूगल के ऊपर कर सकते हो। आज इंटरनेट का ज़माना है, आपके पास सारे साधन हैं, उसका बस आपको सही से इस्तेमाल करना है। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, आप अपने आसपास के जितने भी बिग सिटीज़ हैं या कहीं पे भी आप फीसेस देखिए कि ये क्या डॉक्टर्स क्या फीसेस चार्ज कर रहे हैं, लाइक आयुर्वेदा के डॉक्टर्स क्या फीसेस चार्ज कर रहे हैं। तो उसकी भी फीसेस जो कंसल्टेशन फीसेस रहती है नियर अबाउट सेम है, 500, 600 है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ह्यूमन नहीं है। हाँ, आप भले डॉक्टर एमबीबीएस हो या आपका बीडीएस हो, चाहे आयुर्वेदिक का डॉक्टर हो, अगर उसके पास नॉलेज की कमी है, केवल वो पैसा कमाने के उद्देश्य से डॉक्टर बन रहा है, तो वो लाइफ में उतनी तरक्की नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी नॉलेज है और अच्छी नॉलेज के साथ उस नॉलेज को एक्सप्रेस करना है, बहुत से लोगों के पास नॉलेज होती है लेकिन उस नॉलेज को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी नॉलेज को दूसरों को समझा नहीं पाते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है कि हमारे पास अगर कोई चीज़ है तो हम उस चीज़ को दूसरों को कैसे समझा सकते हैं, कैसे सरल भाषा में बाकी सबको बता सकते हैं। तो ये चीज़ की अगर आपने कमांड करी तो इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकते हो। आप इंटरनेट पे खुद भी चेक कर सकते हो कि आयुर्वेद के काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो कि एमबीबीएस से अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो अर्निंग के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। मेन चीज़ लेकिन जो डॉक्टर की जो मेन ड्यूटी होती है इज़ टू हील द पेशेंट्स, यानी कि जो बीमार लोग उनके पास आ रहे हैं, जो रोगी आ रहे हैं, उनको अच्छे से ट्रीट करना और उनको केवल उनकी बॉडी का इलाज भी नहीं करना, साथ साथ उनको मानसिक रूप से भी पूरी तरह से फिट करके आपको बाहर भेजना रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी है। तो हम अगर आप
जा रहे हो आयुर्वेदा में एडमिशन लेने के लिए या होम्योपैथिक में एडमिशन लेने के लिए, तो बिल्कुल पॉजिटिव होके जाइए। या कुछ भी आप लाइफ में काम कर रहे हो, अगर पॉजिटिव होके काम नहीं कर रहे हो, एक निराशावादी सोच के साथ अगर आप काम कर रहे हो, तो बट ऑब्वियसली बात है आप कामयाबी के शिखर तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आपको सक्सेस के टॉप तक, उसके पिनाकल तक पहुंचना है, तो आपको अंदर से इंथुसियाज्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, बहुत ज़्यादा ज़ील की ज़रूरत रहती है। तो आप अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल भी नर्वस ना रहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। बाहर से आपकी हेल्प नहीं मिलेगी, आप खुद अपनी हेल्प करोगे। तो ये एक जनरल सा स्कोप के ऊपर हमने देख लिया कि क्या स्कोप है, बहुत पोटेंशियल है। और अभी हम देख रहे हैं हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छे रेवोल्यूशनरी स्टेप ले रही है आयुष की तरफ। सर्जरीज भी जोड़ी गई है। पहले क्या था कि जैसे बच्चे MBBS करते हैं तो इसके बाद ये MD MS करते हैं। MD यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, MS यानी कि डॉक्टर ऑफ सर्जरी, मास्टर ऑफ सर्जरी। तो सर्जरी में हम सर्जरी करते हैं। अब पहले एक आयुष के साथ ये था कि इसमें सर्जरी नहीं कर सकते, लेकिन अभी गवर्नमेंट की ऐसे स्कीम्स आई है कि 19 डिफरेंट टाइप की हम इसमें सर्जरीज भी कर सकते हैं। और आजकल की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो NMC आई, उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अब जो डॉक्टर्स हैं वो एक कंबाइंड एजुकेशन लेते हैं अपने अंदर। यानी कि एक एलोपैथी वाला डॉक्टर भी थोड़ी बहुत जानकारी रखता है आयुर्वेद के बारे में, और आयुर्वेदिक वाला डॉक्टर भी जानकारी रखता है एलोपैथी के बारे में और होम्योपैथी के बारे में। तो जो नॉलेज जितनी अच्छी लेंगे, जितनी ज़्यादा हम नॉलेज लेंगे, उतने ज़्यादा हम नॉलेजेबल बनेंगे। और ज़्यादा नॉलेजेबल हैं तो उस नॉलेज का हम अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों तक, और लोगों तक आपकी अच्छी सेवाएं पहुंचेंगी। लोगों को अच्छी आप ट्रीट करोगे तो बिल्कुल आपका भी बेनिफिट होगा, लोग आपको आपकी फ़ीस देंगे और उससे आप आगे तक जाओगे। तो अगर आप BMS या BHMS करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका कंक्लूजन यही निकालते हैं कि बिल्कुल पॉजिटिव होकर कर सकते हैं आप। इसके बाद एक डॉक्टर कहलाओगे, एक प्रोफेशनल डॉक्टर होगे। कहीं पे भी इंडिया में कहीं पे भी रहेंगे तो आपको नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, और आप अपने पैरों पे खड़े रहोगे। लेकिन सिर्फ डिग्री नहीं होनी चाहिए दोस्तों, साथ में नॉलेज भी होनी चाहिए। बिकॉज हम देखते हैं हमारे अपनी क्लास में, देखिए कि बहुत सारे बच्चे पास होते हैं, लेकिन हमको पता है इस क्लास में, हर क्लास में 2 4 5 ही जीनियस रहते हैं। ठीक है, तो जीनियस बनना है दोस्तों अगर आपको आगे तक जाना है। अब ये हो गया, हमने स्कोप की बात कर ली। अब हम आते हैं डेप्थ में, किसी काउंसलिंग कहाँ पे होती है, कैसे कैसे होती है, किस हिसाब से हमको काउंसलिंग के लिए जाना है। अब हमको अभी पता है कि फ़िलहाल अभी हमारी जो नीट की डेट आ गई एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन हो जाएगा हमारा। एग्जामिनेशन के लगभग 20 से 25 दिन के बाद हमारा रिजल्ट आ जाता है, स्कोर कार्ड आ जाता है। स्कोर कार्ड हम अपना डाउनलोड कर लेते हैं। हमारे स्कोर कार्ड से हमको पता चल जाता है कि आउट ऑफ 720 हमारे कितने नंबर आए और ऑल इंडिया में हमारी क्या रैंक आई है। उसके बाद गवर्नमेंट के अलग अलग विभाग, जितने भी हमारी राज्य सरकारें हैं इंडिया में, जितने भी स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स गवर्नमेंट अपनी काउंसलिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट करती हैं। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट करती है। तो काउंसलिंग स्टार्ट होती है MBBS BDS के साथ। जैसे MBBS BDS की 1-2 राउंड फिनिश हो जाते हैं, तो वैसे ही हमारी आयुष की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आयुष की काउंसलिंग के भी 2 पोर्टल हैं। एक तो पहले हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग है। इसमें भारत का कोई भी स्टेट का बच्चा, बिहार का बच्चा, UP का बच्चा, राजस्थान का बच्चा, हरियाणा का, महाराष्ट्र का, तेलंगाना का, कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग में। ऑल इंडिया कोटा वाली जो काउंसलिंग होती है बेसिकली फ्रेंड्स, इसमें 3 टाइप के कॉलेजेस देखे जाते हैं। अगर हम देखते हैं जनरली, तो ये जो 3 टाइप के कॉलेजेस हैं, पहले हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बाद फिर हमारे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हो जाते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अगर हम देखते हैं इंडिया के अंदर कि कितनी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो सबसे जो पॉपुलर नाम है, जो भारत का सबसे पुराना कॉलेज था, वो है BHU, जो कि वाराणसी के अंदर पड़ता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके बाद नंबर 2 आता है हमारा NIA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि जोधपुर राजस्थान के अंदर पड़ता है। थर्ड हमारा आता है जामनगर गुजरात के अंदर, और फोर्थ हमारी आती है नॉर्थ ईस्ट कॉलेज आपका आयुर्वेदा। तो 4 हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था, सबसे लोवेस्ट हमारा जो कट ऑफ गया था नॉर्थ ईस्ट मेडिकल कॉलेज का गया था, बिकॉज ये हमारा कॉलेज भी काफ़ी दूर पड़ता है, तो बच्चों ने प्रेफर कम किया था। 548 पेज पे लास्ट सीट गई थी। और अगर हम बात करते हैं BHU की, तो इसमें 600 के आसपास का स्कोर रहा था। लास्ट फिनिशिंग इसमें 599 की गई थी। तो अगर आप देखते हो कि इसका कट ऑफ से भी अगर आप एक तुलना करना चाहते हो, तो कि इसी कट ऑफ पे भी अगर बच्चा चाहता है तो उसको MBBS में सीट मिल जाती है। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो MBBS छोड़ के भी इन कोर्सेज की तरफ जाते हैं, बिकॉज उनको अपने ऊपर भरोसा होता है और उस कोर्स के ऊपर भी भरोसा रहता है। तो अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना है, तो फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यू मस्ट बी हैविंग एटलीस्ट 600 और 590 इन योर स्कोर कार्ड। और अगर जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो सेंट्रल कॉलेज है उसमें अगर आप जाते हो तो 550 तक मार्क्स पे भी आपका उसमें एडमिशन होने की काफ़ी अच्छी चांसेस रहेगी फ्रेंड्स। तो ये हमारे हो गए
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बाद हमारे डिफरेंट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं हर स्टेट के, तो जो चॉइस फिलिंग आएगी उसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है कि क्या हमारे गवर्नमेंट के कॉलेज है। इनकी जो ट्यूशन फीसेस रहती हैं एनुअली बहुत ही नॉमिनल रहती है, 15,000, 9,000, 10,000, 20,000, 25,000 के आसपास इसकी एक साल की फीसेस रहती है। तो अगर हम देखते हैं तो 1 लाख, सवा लाख रुपये में कोर्सेज खत्म हो जाता है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फ़ीस 10,000 भी है, 5,000 भी है। तो जैसे आपका स्कोर रहेगा आप उस हिसाब का कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें फ़ीस का कोई खास फैक्टर नहीं आता है। तो अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ के ऊपर ध्यान देते हैं कि क्या लास्ट कट ऑफ गया था जनरल वाले बच्चों के लिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, यानी कि गवर्नमेंट वाले कॉलेज के लिए, जितने भी स्टेट होते हैं सबके पास अपना गवर्नमेंट कॉलेज होता है। हर स्टेट 15% सीटें देता है जिससे कि हमारा ऑल इंडिया कोटा बनता है। तो 528 नंबर पे लास्ट सीट हमारी गई थी। तो नियर अबाउट हम देखते हैं कि हमारी रैंक अगर 1 लाख के अंदर यानी कि 90,000 के आसपास आती है तो गवर्नमेंट में हमको आसानी से सीट मिल जाती है। जहाँ पे हम देख रहे हैं MBBS की सीट 18,000 पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे 90,000 तक हमको गवर्नमेंट की सीट मिल रही है। बहुत अच्छा डिफरेंस है, स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल पॉइंट है। उसके बाद जो हमारे गवर्नमेंट एडेड कॉलेज आते हैं इनकी फ़ीस नियर अबाउट 40,000 से लेकर 70,000 रुपीज़ एनुअली रहती है, और इसमें लास्ट ईयर का 515 का लास्ट कट ऑफ गया था। तो इसमें भी अगर हम देखते हैं कि इफ़ यू आर हैविंग अ स्कोर ऑफ 1 लाख ऑल इंडिया रैंक, आपके पास 1 लाख की ऑल इंडिया रैंक है, 1 लाख तक ऑल इंडिया रैंक आ रही है आपकी, तो आपकी काफ़ी अच्छी चांसेस हैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में जाने के लिए। यहाँ पे हम UR कैटेगरी का आपको कट ऑफ बता रहे हैं, जनरल वाला। बाकी जितने भी अदर कैटेगरीज़ हैं EVS और OBC कैटेगरी गवर्नमेंट कॉलेजेस में और गवर्नमेंट एडेड में एग्जिस्ट नहीं करती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वाले आपका EVS कोटा का और OBC कोटा का सीट रखते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो SC ST कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरीज के भी कट ऑफ रहते हैं। शेड्यूल कास्ट में अगर हम बात करते हैं, SC में बात करते हैं तो 413 पे लास्ट सीट गई थी गवर्नमेंट के अंदर, और ST के अंदर 385 के अंदर लास्ट सीट गई थी। सेशन के लास्ट में आपको एक PDF मिल जाएगा जिसके अंदर आपको सारे कट ऑफ डिटेल से मिल जाएंगे, वहाँ से आप कट ऑफ को ले सकते हो कि किस कैटेगरी के अंदर क्या कट ऑफ गया था ये। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट वाली जो काउंसलिंग है इसके अंदर सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जो गवर्नमेंट काउंसलिंग कराती है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कराती है कि क्या प्राइवेट कॉलेज के लिए भी कराती है? बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज के लिए भी कराती है, और प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं उनको बोलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। तो जो हमारी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो MBBS करा रही है वही डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के प्लेटफॉर्म हमारे आयुर्वेदा और होम्योपैथी भी कराते हैं। पहले काफ़ी कॉलेजेस थे डीम्ड के अंदर, लेकिन अभी समय के साथ अगर हम देखते हैं तो काफ़ी कम कॉलेजेस हो गए हैं डीम्ड के अंदर, प्राइवेट के अंदर। तो डीम्ड में अगर कुछ कॉलेज की अगर हम बात करते हैं आयुर्वेदा के अंदर, तो इस साल 2021 में 7 कॉलेज ने ही पार्टिसिपेट किया था। 7 कॉलेज वॉज देयर इन 2021। पहला कॉलेज था भारतीय विद्यापीठ पूना, दूसरा था भारतीय विद्यापीठ पूना, थर्ड था पहला था भारतीय विद्यापीठ पूना, सेकंड था DY पाटिल पूना, थर्ड था आपका DY पाटिल मुंबई। 3 ये हमारे महाराष्ट्र के आ जाते हैं। चौथा भी हमारा महाराष्ट्र का कॉलेज आता है जो कि है MGM मेडिकल कॉलेज वर्धा, जो कि नागपुर के आसपास पड़ता है। उसके अलावा KLE मेडिकल कॉलेज जो कि काफ़ी पॉपुलर नाम है बेलगावी कर्नाटका के अंदर वो, और एनापया मेडिकल कॉलेज कर्नाटका का, ये हमारे कॉलेज आते हैं। और एक कॉलेज हमारा तमिलनाडु में। तो बेसिकली अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं तो हमको महाराष्ट्र और कर्नाटका की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं, और ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली और लोकेशन के वाइज भी स्टूडेंट का सबसे मतलब पसंदीदा एरिया है कि ज़्यादातर बच्चे चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र और कर्नाटका से अपनी एजुकेशन करें। प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमको नियर अबाउट 200 से लेकर 300 के बीच में स्कोर मिल जाता है, और जो यहाँ पे फीस वैरी करती है 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपीज़ तक एनुअल फीस होती है। एक जनरल से फॉर्मूला चलता है दोस्तों, जितना फीस ज़्यादा होगी उतना कट ऑफ लो होगा, जितनी फीस कम होगी उतना कट ऑफ हाई होगा, बिकॉज हर बच्चा पहले लो फीस वाले कॉलेज में जाने की कोशिश करता है। और अगर हम बात करते हैं होम्योपैथ में, तो होम्योपैथ के अंदर फ्रेंड्स जो कॉलेजेस हैं हमारे डीम्ड के, उसमें यू कैन गेट अ कॉलेज ऑन द स्कोर ऑफ 200, और इवन बिलो 200 यू कैन गेट अ कॉलेज ऑन 180 और 190 आउट ऑफ 720 के अंदर आपको उसमें कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा होम्योपैथी का। अब होम्योपैथी की भी काउंसलिंग इसी तरह से गवर्नमेंट की भी होती है। तो इस साल जो लास्ट सीट गई थी होम्योपैथ के अंदर वो 1,33,000 रैंक पे गई थी, यानी कि 448 नंबर तक गई थी होम्योपैथ के लिए। तो होम्योपैथ का जो कट ऑफ है वो BMS के नीचे जाता है। स्कोप के ऊपर भी यहाँ पे यही फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है कि अगर इफ़ यू आर नॉलेजेबल इन योर फील्ड तो आपको सक्सेस में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर नॉलेज की भी कमी है और सिर्फ सक्सेस पाना चाहते हो तो फिर थोड़ा सा सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाती है। तो ये हो गया हमारा ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग। अब इसी प्रकार जैसे ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे काउंसलिंग करा रही है, इसी प्रकार भारत के जितने भी स्टेट हैं, यूपी हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, XYZ जितने भी स्टेट्स हैं, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट अपनी अलग अलग एप्लीकेशन निकालेंगे और सभी स्टेट्स की अलग अलग काउंसलिंग होगी। गवर्नमेंट वाली
कॉलेजेस के लिए ओनली स्टेट का बच्चा ही पार्टिसिपेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश में केवल हिमाचल प्रदेश का ही बच्चा काउंसलिंग करा सकता है फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए दूसरा स्टेट का भी बच्चा आके वहाँ पे काउंसलिंग करा सकता है। उत्तराखंड के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में केवल उत्तराखंड का ही बच्चा काउंसलिंग करा सकता है, रेस्ट आउटसाइडर्स नहीं करा सकते हैं। बट हम बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया का बच्चा काउंसलिंग करा सकता है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए ज़्यादातर स्टेट्स ओपन है, कुछ ही 2-4 स्टेट्स हैं जो कि क्लोज हैं, जैसे कि महाराष्ट्र क्लोज है प्राइवेट के अंदर, गुजरात क्लोज है और उड़ीसा क्लोज है। इन तीनों स्टेट को छोड़ दें तो बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वो ओपन है। वहाँ पे रेस्ट ऑफ इंडिया के यानी एक स्टेट का बच्चा दूसरे स्टेट में जाके काउंसलिंग करा सकता है। बट ध्यान दीजिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की ही बात कर रहे हैं, जिसको हम सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ वही बच्चा काउंसलिंग करा सकता है। तो आपको जितनी भी स्टेट्स हैं उनका क्या कट ऑफ था, क्या डिटेल्स है, एक क्यूरियोसिटी रहती है काउंसलिंग से पहले, स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि क्या कट ऑफ जाएगा, क्या फीसेस जाएगी। तो उसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट eduacs.com के ऊपर विजिट कर सकते हो, और वहाँ पे विजिट करके आप जितने भी स्टेट के कट ऑफ फीसेस जो भी जानकारी लेना चाहते हो काउंसलिंग की, वो सारी जानकारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, और वो सारे PDF आप अपनी डाउनलोड करके आप अपनी काउंसलिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो फ्रेंड्स। इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक रह गया है, कुछ चीज़ हम नहीं बता पाएँ, तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए बिल्कुल नॉर्मल रहता है कि जो बच्चे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC, आप लोग के लिए 40% इन PCB और UR के लिए 50% इन PCB नीट आपको क्वालिफाई होना चाहिए, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है फ्रेंड्स। तो होपफुली एडुएसियस ये कोशिश करता है कि भारत में हर बच्चे को हम फ्री में जानकारी दे पाएँ, जिनके पास पैसे की कमी है और वो पढ़ाई करना चाहते हैं। तो आप हमारे सेशंस को देख के काउंसलिंग की पूरी जानकारी ले सकते हो, और हमारी वेबसाइट पर भी जाके काउंसलिंग की सारी जानकारी ले सकते हो। और हमारी पेड सर्विसेज भी हैं, जो बच्चे हमसे इनरोल करना चाहते हैं, ये आपको काउंसलिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप चाहते हो कि जो भी आपका स्कोर आया, आपके स्कोर पे आपको बेस्ट गाइडेंस मिले और जो भी बेस्ट सीट मिल सकती है वो आपको अलॉट करके दी जाए, तो उस कंडीशन में अगर आप चाहते हो, इफ़ यू विश देन यू कैन गेट इनरोल विद अस। आप हमारी पेड सेवाओं का भी लाभ ले सकते हो। उसमें एडुएसियस की टीम आपकी हेल्प करेगी, और जो भी आपका स्कोर आता है नीट के अंदर आप क्वालिफाई होने के बाद, उस पर आपको जो बेस्ट कॉलेज मिल सकता है स्टार्टिंग के राउंड में, वो आपको बिल्कुल दिलवाने में मदद की जाएगी। जो काउंसलिंग की एक्टिविटी होती है दोस्तों 3 राउंड की होती है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, जिसको मॉपअप राउंड बोलते हैं। ज़्यादातर स्टेट्स में फर्स्ट और सेकंड राउंड आपका ऑनलाइन होता है, और थर्ड राउंड आपका फिजिकल राउंड होता है, ऑफलाइन राउंड होता है, जहाँ पे हमको वेन्यू पे जाना पड़ता है। पर्सनली एक स्थान होता है जहाँ पे हम जाते हैं, और ऑफलाइन हमारे अलॉटमेंट होते हैं। इस तरह से हमारी काउंसलिंग होती है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक छूट रहा है जल्दबाजी में, तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट में, वी विल ट्राई टू आंसर यू। और अगर आपको काउंसलिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे ये नंबर पर भी कॉल करके हमारे एग्जीक्यूटिव से आप बात कर सकते हो, वहाँ से भी आप गाइडेंस ले सकते हो, पेड सर्विसेज के लिए भी आप बात कर सकते हो फ्रेंड्स। तो इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करेंगे फ्रेंड्स। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नीट एग्जामिनेशन एंड योर कैरियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।